आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों सिंध नदी। आज हम सिंध नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज तक आपने ना तो ऐसा कभी पढ़ा होगा और ना ही शायद आपने यूट्यूब पर देखा होगा किसी के चैनल पे। अगर पढ़ा हो ऐसा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो सिंध नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, तो ये होता है चेमा युगदुग। चेमा युगदुग ये पड़ता है, ये ग्लेशियर है। कहाँ पर है, तो ये तिब्बत में पड़ेगा। और तिब्बत में एक स्थान पड़ता है बोखरचू। बोखरचू ये ग्लेशियर के अंदर स्थित है, यानी चेमा युगदुम ग्लेशियर के अंदर कौन सा स्थान है जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है, तो वो है बोखरचू। और किस श्रेणी से सिंधु नदी निकलती है, तो कैलाश श्रेणी, जो कि कहाँ पर पड़ेगी, ये तिब्बत में पड़ती है। यहीं पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैन धर्म का अट्टूबाई नामक एक स्थल है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ऋषभदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैन धर्म का अट्टूबाई जो स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो चेमा युगदुग ग्लेशियर में है। और किस श्रेणी में है, तो कैलाश श्रेणी के अंदर है। उसके बाद देखते हैं जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, चीन के तिब्बत से होकर के निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है जिसका नाम है क्या, दमचौक। जम्मू कश्मीर के दमचौक से इंडिया में प्रवेश करेगी। और कहाँ से निकलती है, तो जम्मू कश्मीर का ही ये पीओके वाला भाग होगा। कहाँ पर, चिल्लास चिल्लास नामक स्थान जो कि पीओके में पड़ेगा, यहाँ से भारत से निकल जाती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी जा करके। अभी हम इसको दोस्तों मैप के जरिए देखेंगे। तो इससे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। अभी हाल ही में पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो पा रहा है। किन दो श्रेणियों के बीच से होकर के सिंधु नदी निकलती है या गुजरती है, तो काफ़ी लोगों ने नहीं कर पाया था। तो जो लद्दाख श्रेणी है इससे होते हुए काटेगी, इसको काटते हुए आती है और इसी के बीच से होते हुए निकल जाती है, कुछ इस प्रकार से। और जो जास्कर श्रेणी है वो इसके नीचे, लद्दाख श्रेणी इसके ऊपर है। तो याद रखना ये बात। उसके बाद पूछा जाता है पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है, धरातल में प्रवेश करती है। यानी पाकिस्तान का वो स्थान पूछा गया था जहाँ से इसकी पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है, तो वो था अटक नामक स्थान। तो आसानी से याद कर सकते हैं सिंधु नदी कहाँ पर अटकती है जा करके, तो पाकिस्तान में अटक जाती है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है पंचनद को सिंधु में कहाँ पर मिलता है या मिलती है, तो जो पंचनद है सिंधु में कहाँ पर मिलता है, तो एक पाकिस्तान का ही स्थान पड़ेगा मिठानकोट, जो कि पाकिस्तान में। यहाँ पर क्या होगा कि जो पांचों नदियाँ हैं मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं जाकर के। कहाँ पर, ये पाकिस्तान में पड़ेगा, कौन सा, मिठानकोट। तो याद रखना यहाँ पर ये पांचों नदियाँ मिल जाती हैं, वो स्थान का नाम क्या है, मिठानकोट है। उसके बाद देखते हैं कराची के दक्षिण में ये नदी डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो याद रखना कहाँ पर डेल्टा का निर्माण करेगी सिंधु नदी, तो कराची के दक्षिण में। और ये अरब सागर में जा कर के गिर जाती है, कौन सी, सिंधु नदी। और जिन सिंधु नदी में पांचों नदियाँ मिल जाती हैं इनका भी पानी कहाँ पर पहुँचता है, तो अरब सागर में पहुँचता है। जो दोस्तों रियो ग्लेशियर है, रियो ग्लेशियर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी ने भी आपको किसी भी चैनल पे नहीं बताया गया होगा कि जो रियो ग्लेशियर है इसको सियाचिन की जीभ कहते हैं। सियाचिन वही ग्लेशियर है जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कौन सा, सियाचिन। तो याद रखना, अभी मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा मैप में। जो स्वाद नदी है, स्वाद नदी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। तो याद रखना स्वाद नदी को पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहते हैं और पाकिस्तान को नदियों का देश भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना जो नहरों का देश है वो किसको कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सा दर्रा है। तो याद रखना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में दो दर्रे पड़ते हैं, एक है खैबर दर्रा और एक है बोलत दर्रा। याद होगा इस खैबर दर्रे से ही सिकंदर भारत में आया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2017-18 के एग्ज़ाम में। उसके बाद देखते हैं किस नदी से मिलकर कौन सा डेल्टा बनता है। तो जो सिंधु नदी और झेलम नदी के मेल से डेल्टा बनता है उसका नाम क्या है, उस डेल्टे का नाम है सिंधु सागर। तो आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि सिंधु नदी आगे आ रहा है, पीछे झेलम आ रहा है,
और इनके डेल्टे को क्या कहते हैं, सिंधु सागर कहते हैं। उसके बाद आता है झेलम और चिनाब के डेल्टे के, झेलम और चिनाब के डेल्टे को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं चल दोआब। चल दोआब किस नदी के डेल्टे को कहते हैं, ये एग्जाम में सेट करने को आया था, किसी ने सेट नहीं कर पाया। जो झेलम नदी और चिनाब नदी के मिलने से जो डेल्टा बनता है उसको कहते हैं चल दोआब। उसके बाद आता है चिनाब और रावी। चिनाब और रावी इन दोनों के मेल से कौन सा डेल्टा बनता है, तो रचना दोआब बनता है। कौन सा, रचना दोआब। इसको याद कैसे करेंगे, जो रचना दोआब है रा से हो जाएगा रावी और चा से हो जाएगा चिनाब नदी। तो आसानी से याद कर सकते हैं कि चिनाब नदी और रावी नदी के बीच कौन सा डेल्टा बनता है, तो रचना दोआब बनता है। उसके बाद आता है रावी और ब्यास। रावी और ब्यास के मिलने से कौन सा डेल्टा बनता है इन दोनों नदियों के बीच में, तो इन दो नदियों के बीच में डेल्टा बनता है बारी दोआब। और जो ब्यास और सतलज है इन दो नदियों के बीच में कौन सा डेल्टा बनता है, तो याद रखना बिस्त दोआब बनता है। उसके बाद देखते हैं कि सिंधु नदी में कौन सी नदी बाएं से मिली है और कौन से दाएं से मिली है। जो बाएं से नदियां मिली हैं ये हमारे भारत से होकर के 5 नदियां मिलती हैं जाकर के, जैसे रावी है, ब्यास है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है। ये सारी नदियाँ किधर से मिलती हैं, सिंधु नदी में बाएं से मिलती हैं। जैसे नदी यहाँ से तिब्बत से होते हुए निकलती है कुछ इस प्रकार से, और इधर से हमारे देश की नदियाँ मिलती हैं जा कर के, तो ये इस तरफ से नदी का बायां हुआ जा कर के ना, इधर से जो मिलेंगी ये कैसी होंगी, ये दाएं ओर से होंगी। दाएं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, तो वो मिलती है पहले सियोग नदी, नुब्रा नदी, काबुल नदी और स्वाद नदी। ये 4-5 नदी जो हैं ये दाईं ओर से मिलती हैं, तो याद रखना इसको। जितने भी सिंधु नदी से क्वेश्चन बनते थे वो मैंने बता दिए। उससे पहले आप ये देख लीजिएगा, जो सिंधु नदी है वो टोटल दूरी कितनी तय करती है, तो वो करती है 2880 किलोमीटर। जिसमें से इंडिया में कितनी दूरी तय करती है, तो 1114 किलोमीटर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने सुना होगा सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौते में क्या हुआ था, ये 1960 की बात है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सिंधु नदी समझौता हुआ था, जिसमें जो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान 80% लेगा। किन 3 नदियों का, जो कि पाकिस्तान में मिलेंगी जा कर के। जैसे सिंध तो जाती है उधर से होते हुई, पहली कौन सी इसकी सहायक नदी हो जाती है, झेलम और चिनाब। इन 3 नदियों का पानी जो है पाकिस्तान 80% लेगा और भारत को कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। उसके बाद जो दूसरी बार रखी गई रावी है, ब्यास है, सतलज है, इन 3 नदियों का पानी जो नीचे की ओर है, इन तीनों नदियों का पानी भारत को मिलेगा कितना, 80% और पाकिस्तान को 20% मिलेगा। ये 2 शर्तें रखी गई थी सिंधु नदी समझौते के तहत। तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैप के जरिए आपको बताते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसकी कौन सी सहायक नदी है। ये रहा आपका मैप। ये है तिब्बत का ग्लेशियर जो कि चीन में पड़ेगा, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, ये स्थान है चेमायुगदुग, और इसी में एक पड़ेगा क्या, मैंने बताया था बोखरचू, यहीं से निकलती है। सिंधु नदी यहाँ से होती हुई इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में मैंने बताया था दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करेगी। कहाँ पर, भारत में जम्मू कश्मीर के दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से होते हुए ये लद्दाख श्रेणी को ऊपर से काटती है, उसके बाद नीचे की ओर आती है। मैंने बताया था लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में है कौन सी नदी, सिंधु नदी बहती है, क्योंकि जास्कर श्रेणी ये रही और ये है लद्दाख श्रेणी। आपसे पूछा जाए एग्जाम में, जब कभी बारीकी से पूछेगा, जब आप IAS वगैरह का एग्जाम दोगे वहाँ पर पूछेगा कि लद्दाख श्रेणी को किस स्थान पर काटती है, तो दुगती नामक स्थान पर ये लद्दाख श्रेणी को काटती है कौन सी, सिंधु नदी। दुगती नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटेगी सिंधु नदी, तो याद रखना। उसके बाद क्या होता है, जो ग्लेशियर है सियाचिन, आपको याद है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी निकलेगी नुब्रा नदी। नुब्रा नदी क्या होगा कि इसमें मिल जाएगी आकर किसमें, सिंधु नदी में। तो आपसे पूछेगा कि दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो नुब्रा नदी कहते, नुब्रा नदी है। और नुब्रा नदी की एक सहायक नदी है कौन सी, सियोग नदी। जो सियोग नदी है ये यहाँ से निकलती है, ये देखिए, और किस में मिल जाएगी, नुब्रा नदी में, क्योंकि ये नुब्रा नदी की सहायक नदी है सियोग नदी। और जो
नुब्रा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये रियो ग्लेशियर से निकलती है। रियो ग्लेशियर ये यहीं पर है, मैंने बताया था रियो ग्लेशियर को सियाचिन की जीभ भी कहते हैं, तो आपको याद होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये आगे बढ़ते बढ़ते जो मैंने बताया था आपको, ये स्थान पड़ेगा चिल्लास नामक स्थान। यहीं से क्या होता है, सिंधु नदी भारत से निकल जाती है। उसके बाद ये तो पीओके वाला क्षेत्र पड़ जाएगा कुछ। उसके बाद ये कहाँ पर जाएगी, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो ये पाकिस्तान में अटक नामक स्थान से प्रवेश करती है। उसके बाद क्या होगा कि जो शेषनाग झील है, शेषनाग झील से निकलेगी आपकी झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। उसके बाद ये गिरेगी जाकर के बैरीनाग झील में। बैरीनाग झील से होते हुए ये पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर है उस पर काफ़ी दूरी तय करती है। काफ़ी दूरी तय करने के बाद ये किस में मिल जाएगी जाकर के, ये मिल जाती है जाकर के सिंधु नदी में। तो जहाँ पर ये मिलती है उस स्थान का नाम क्या है, ये पूछा गया था एक बार। तो मैं जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस स्थान का नाम क्या है, मिठानकोट है। उसके बाद क्या होगा कि झेलम नदी में एक नदी मिलेगी आकर के जिसका नाम होगा चिनाव। चिनाव कहाँ से निकलती है, अब बात ये आती है। चिनाव नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक है चंद्र और एक है भागा। इसीलिए आपने सुना होगा नाम चंद्रभागा एक साथ लिया जाता है, क्योंकि इस चंद्र और भागा दो नदियों का पानी इसमें मिल जाता है। ये अलग अलग निकलती हैं यहाँ से, लेकिन ये दोनों ही नदी निकलती हैं कहाँ से, रोहतांग दर्रे से। ये रोहतांग दर्रे से ही निकलती हैं चंद्र और भागा, याद रखना। और ये मिलने के बाद किस नाम से जानी जाती हैं, ये मिलने के बाद जानी जाती हैं चिनाव नदी के नाम से। और ये यहाँ से होते हुए कहाँ पर मिल जाएंगी जाकर के, झेलम नदी में मिल जाती हैं। जहाँ पर ये झेलम नदी से मिलती है कौन सी, चिनाव नदी। चिनाव नदी मैंने बताया जहाँ पर चिनाव नदी झेलम से मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, झुंग नामक स्थान पर ये मिल जाएगी जाकर के किससे, झेलम से। कौन सी, चिनाव नदी। उसके बाद एक नदी निकलती है यहाँ से रोहतांग दर्रे से जिसका नाम होगा रावी। रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से होते हुए, ये मिलेगी जाकर के किसमें, झेलम नदी में। ये भी झेलम की ही सहायक नदी है। ये झेलम से कहाँ पर मिलती है, तो ये झेलम से मिलती है सराय सिंध में। तो याद रखना ये झेलम से सराय सिंध में मिलेगी जाकर के। उसके बाद एक नदी निकलती है सतलज। आपको याद होगा सतलज कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बत ग्लेशियर से निकलती है, राक्षस ताल से। राक्षस ताल कहो या फिर राकस ताल कहो, ये दोनों ही नाम एक ही है, राक्षस ताल या राकस ताल। राक्षस ताल या राकस ताल को जो तिब्बत भाषा में क्या कहते हैं, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो लांगसोन खंबात कहते हैं। लांगसोन खंबात किसको कहते हैं, राक्षस ताल को कहते हैं। किस भाषा में कहते हैं, तो तिब्बत भाषा में कहते हैं राक्षस ताल को लांगसोन खंबात। तो याद रखना ये सतलज नदी होती हुई आती है। सतलज नदी होता क्या है कि ये नीचे से होती हुई आती है, और क्या होता है यहाँ से एक ब्यास कुंड से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा ब्यास। ब्यास कुंड कहाँ पर पड़ता है, ब्यास कुंड पड़ता है दोस्तों ये रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रे से आपने देखा एक नदी निकली चिनाव, दूसरी निकली रावी। रावी क्या हुआ, रावी यहाँ से होती हुई किस में मिल गई जाकर के, झेलम नदी की सहायक नदी है। उसके बाद इधर से निकली राक्षस ताल से सतलज नदी, सतलज नदी में मिलेगी यहाँ से ब्यास कुंड से निकलती हुई एक नदी जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी मिल जाएगी जाकर के सतलज में। जहाँ पर ये सतलज से मिलती है इसका नाम है हरके बैराज। हरके बैराज यहाँ पर बांध भी बना हुआ है। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन उठता है कि यहीं से एक भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो याद रखना इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो हरके बैराज से निकलती है, जहाँ पर दो नदियों का पानी मिलता है या समूह है जिनका नाम है ब्यास और सतलज। उसके बाद ये नदी क्या होगी जाकर के कि अब ये मिलेगी जाकर के झेलम में। तो याद रखना कुछ इस प्रकार से निकलती हैं। मैंने बताया था रोहतांग दर्रे से तीन नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना कौन कौन सी। एक तो रावी है, ब्यास कुंड से निकलेगी ब्यास नदी, और चंद्र और भागा के दोनों के मेल से मिलेगा चिनाव नदी। तो याद रखना इसको। उसके बाद देखते हैं इधर सिंध नदी की क्या प्रोसेस रहती है जाकर के पाकिस्तान में। हिंदुकुश पर्वत है, आपको पता है कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है अफगानिस्तान में। हिंदुकुश पर्वत से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा काबुल। काबुल नदी किसकी सहायक नदी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सिंध की सहायक नदी है। सिंध में मिल जाएगी आकर के कौन सी, काबुल नदी। काबुल नदी की सहायक नदी कौन सी है,
ये स्वाद नदी ये निकलती है पाकिस्तान से होते हुए ये 700 किलोमीटर की दूरी तय करके किस में मिल जाती है, ये काबुल नदी में मिल जाती है। तो याद रखना, हिंदू कुश पर्वत से निकलेगी काबुल नदी किसकी सहायक नदी है, ये सिंधु की सहायक नदी है। और जो ये काबुल नदी है, काबुल नदी अफ़गानिस्तान में कितनी दूरी तय करती है और पाकिस्तान में कितनी दूरी तय करती है, तो ये मैं नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ। पाकिस्तान में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है और काबुल में ये 560 किलोमीटर की दूरी तय करती है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो 700 किलोमीटर है, याद रखना इसको। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें अफ़गानिस्तान से ही एक और नदी निकलेगी जिसका नाम होगा गोमल नदी। गोमल नदी निकलती है और इसमें मिल जाएगी जाकर के किसमें, सिंध में। और गोमल नदी की 2 सहायक नदी हैं, कुंद्रा नदी जो कि इसमें आएगी, मिल जाएगी जाकर के किस तरफ से, तो ये गोमल नदी में मिलती हैं दाईं ओर से। तो याद रखना, गोमल नदी में दाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, तो कुंद्रा नदी और जोब नदी भी किसकी सहायक नदी है, तो गोमल नदी की सहायक नदी। उसके बाद इसमें मिलेगी जाकर के और ये सिंधु नदी गिरेगी जाकर के अरब सागर में। तो इस प्रकार से आपने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इन 5 नदियों में से कौन सी नदी भारत में ही सिंधु नदी में मिल जाती है, तो याद रखना जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी क्या है कि सतलज की सहायक नदी है। तो ये पाकिस्तान में तो जाती नहीं है, ये पंजाब में ही किस में मिल जाएगी जाकर के, सतलज में। तो याद रखना, ये एक ऐसी मात्र नदी है जो पाकिस्तान में ना जाकर के सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो याद रखना, ये भारत में ही मिल जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। कौन सी, ब्यास नदी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है कमेंट में। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हुए, जय हिंद जय भारत।